वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जिसमें अपने क्लास 12th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर चल रहा था, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक करने वाले हैं आज के वीडियो में वो अपने कवर करेंगे बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इन सभी को अपने कवर करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स को एक ही वीडियो में। सबसे पहले बात जानते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। अगर रेजिस्टिविटी के बारे में आपको डीपली समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ रिलेशंस भी रेजिस्टिविटी से जुड़े हुए डिराइव किए थे। देन अपने सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टिविटी यानी रो। अगर मेटल के केस में देखते हैं बेटा, मेटल हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ये मैंने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी करवाया था, 10⁻⁸ to 10⁻⁻6 ओम मीटर, मेकिंग देम गुड कंडक्टर। मेटल के केस के अंदर वेरी लो होती है रेजिस्टिविटी, इसकी वजह से कंडक्टिविटी उनकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देन कंडक्टिविटी आई होगी तो वो गुड कंडक्टर हो जाएंगे। इंसुलेटर के केस में जैसे रबर है, सिरेमिक है, प्लास्टिक है, इनकी केस में एक्सट्रीमली हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, 10⁻18 टू टाइम्स ऑफ दैट द मेटल, यानी मेटल से 10⁻18 टाइम्स हाई होती है रेजिस्टिविटी। देन वो इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं, यानी इनकी कंडक्टिविटी अप्रोक्स नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद में चलते हैं बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है दोनों ही लाई करती है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, सॉरी मेटल एंड इंसुलेटर। ये भी मैंने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आपको करवा दिया था। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी देखते हैं मेटल की फॉर्म में। अब मेटल की फॉर्म में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे आप किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, टेम्परेचर का, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है कि मेटल के जो एटम्स हैं बेटा वो वाइब्रेट करते हैं मोर स्ट्रांगली। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मेटल के एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो उन सभी के लिए रिलैक्सेशन टाइम यानी टो की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया था, टो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ कोलिजन अगर इंक्रीज हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। अब कैसे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो अपने इस फॉर्मूले से देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ फॉर्मूले डिराइव करवाए थे, उनमें से एक फॉर्मूला मेटल के लिए ये था बेटा अपने पास, किसका, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, मास अपॉन एन ई स्क्वायर, टो जहां पे रिलैक्सेशन टाइम था। एक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टो अपॉन एम, ये था। अब जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए देन रिलैक्सेशन टाइम क्या था, बिटवीन टू कंजुगेटिव कोलिजन्स। तो अगर टक्कर कोलिजन ज्यादा होगी तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये मैटर अपने पास डिक्रीज होगा, ये मैटर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर मान लो ये वायर है, ड्रिफ्ट क्या था, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन का मूव करना, मोशन। अब ड्रिफ्ट अगर इसकी क्या हो जाएगी, मान लो मैं इधर साइड में पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर रहा हूँ, इधर नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर रहा हूँ, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन के अंदर मोशन जो है वो मूवमेंट है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अब स्लो मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे, देन आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, देन करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और स्लो मूव करेंगे इसका मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी बेटा, क्या इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया। इस केस में भी देखें देन इस रिलेशन से अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज रेजिस्टिविटी। ये मेटल के केस के अंदर था। अब दूसरा अगर अपने देखते हैं बेटा मेटल के बाद में सेमी कंडक्टर के केस में,
सेमीकंडक्टर के केस में मैंने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में भी आपको करवाया था बैंड थियरी। बैंड थियरी में क्या होगा, जब सेमीकंडक्टर के केस में आप क्या करते हो, किसी सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी है, उनको अगर आप एक्सटर्नल हीट देते हो यानी गर्म करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, देन उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है काफी सेमीकंडक्टर के लिए। अब यहाँ पे मेटल के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, पहले अपने एक इनकी रिलेशन और देखना है बेटा। टेम्परेचर का रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी का रिलेशन, देन अगर रेजिस्टिविटी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या आएगी उसका अगर रिलेशन देखना हो तो बेटा अपने पास बनता है रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये होता है। ठीक है, अब इस केस के अंदर जो हमारे पास रिलेशन बनता है किन के बीच में, दिस इज ए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की। मटेरियल की क्या बेटा, रेजिस्टिविटी। मटेरियल कोई भी हो अपने पास, सॉलिड मेटल हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, उसकी रेजिस्टिविटी के लिए ये रिलेशन होता है। टी मतलब किसी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टिविटी है, रो नॉट कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर, एंड 1 प्लस अल्फा, अल्फा एक कोफिशिएंट है जिसको अपने बोलते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो आपको दो अलग अलग मटेरियल के लिए टेम्परेचर एक सेम, मान लो सेम टेम्परेचर के लिए आपको रो टी और रो टी 1 यानी ये पूछा जा सकता है, जहां पर आपके रेफरेंस टेम्परेचर देख, मतलब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, मैं बता रहा हूं। एक तो ये बन सकता है कि दो अलग अलग के लिए आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी हो सेम टेम्परेचर पर, देन रो 1 टी आ जाएगा, रो 2 टी आ जाएगा, बाकी सब आपको दिया गया होगा और उन दोनों को आपके लिए रेशो पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास ऐसे बन सकता है कि किसी एक ही मटेरियल के लिए एक रेफरेंस टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, आपको अल्फा की वैल्यू गिवन हो, रेफरेंस टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, या फिर दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। जैसे इसको और इजी वर्ड में लिखते हैं, ये हमारे पास उसकी रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, ये अल्फा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, टी हमारे पास मान लेते हैं, मैं देता हूं 40 डिग्री, और रेफरेंस टेम्परेचर मान लेते हैं, दे देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप केल्विन के अंदर यूज करोगे तो डायरेक्ट केल्विन भी लिख सकते हो, नहीं तो केल्विन की फॉर्म में आपको दिया जाता है, नहीं तो केल्विन चेंज कर ले एसआई की फॉर्म में। देन आपको अगर ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, ये भी गिवन हो, तो आपके पास रो टी आ जाएगा। ऐसे अगर आपके पास ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो आपके पास ये भी आप फाइंड कर सकते हो। यानी ये रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब इसके अंदर कई चीजें हैं बेटा, रो नॉट भी है, रो टी है, टी भी है, टी नॉट भी है। अब जो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो मेटल की फॉर्म में, मेटल के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बेटा पॉजिटिव होती है, ये नोट करने वाली बात है। और प्लस में अगर मैं इसकी यूनिट बनाना चाहूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट बनाना चाहूं, देन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रो नोट इसके डिवाइड में आएगा तो रो टी अपॉन रो नोट आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमएलटी सेम क्वांटिटी है, देन इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ये ध्यान रखना, मैं यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इक्वल टू बन गया 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। टी माइनस टी नोट का मतलब अगर डेल्टा टी, अगर ये 1 इधर लेके आऊंगा तो आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा बेटा। मैं एमएलटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखना। देन डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी। डेल्टा टी क्या एक टाइप का टेम्परेचर, देन इसकी जो अल्फा की यूनिट बनेगी टेम्परेचर की पावर, एमएलटी बनेगी तो टी की पावर -1 बन जाएगी, और ऐसा यूनिट बनाना चाहो तो आप बन जाएगी केल्विन -1। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो मेटल के लिए रहती है सर पॉजिटिव, देन फॉर मेटल अल्फा की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव नहीं। सेमीकंडक्टर के केस में मैंने आपको बता दिया, तो उस केस में ये नेगेटिव रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऑपोजिट काम करिए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और अगर दोनों साथ इंक्रीज होते तो पॉजिटिव रहती। तीसरा ये होता है इंसुलेटर के केस के अंदर। इंसुलेटर के केस के अंदर अगर बात करें तो बेटा इंसुलेटर के केस के अंदर सिमिलर टू सेमीकंडक्टर होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है थोड़ी सी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट रिमेन वेरी हाई। यानी इंसुलेटर के जैसे सेमीकंडक्टर के जैसे इंसुलेटर के केस में भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन फिर भी वैल्यू हाई रहती है। फिर भी इंसुलेटर के केस के अंदर क्या होगा बेटा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेमीकंडक्टर के जैसे वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं, पर बहुत कम जाते हैं, बहुत ही कम। इट मींस इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहेगी, रो क्या रहेगा? हाई रहेगा, और सिग्मा कंडक्टिविटी क्या रहेगी? लो रहेगी। क्लियर? ये अपने पास तीनों के केस में आ गया, इंसुलेटर की भी आ गई, मेटल की भी आ गई, और सेमीकंडक्टर की। अब इससे क्वेश्चन बनता है, जो इससे क्वेश्चन बनता है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आपके 3 ग्राफ दिए हुए बुक के अंदर, एक तो कॉपर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया बेटा बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, एक नाइक्रोम के लिए किया गया। नाइक्रोम जो होता है एक प्रकार का अलॉय है, मिक्सचर है जो टी एंड रो के बीच में, और एक सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। तीनों ग्राफ बेस्ड केस स्टडी भी बन सकती है और क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस केस में देखिए कॉपर के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो रही है। डन। नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम के अंदर इंक्रीज तो हो रहा है, इतना सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर के बाद में इंक्रीज हो रहा है। देन नाइक्रोम या जो नाइक्रोम है वो एक टाइप का अलॉय है, इस पे टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड तो करती है, लेकिन बहुत कम डिपेंड करती है। यानी विद रिस्पेक्ट टू हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी के अंदर बहुत कम चेंज आता है, हल्का फुल्का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी रहती है लगभग, तो बहुत कम चेंज आता है बहुत हाई टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से। इसलिए नाइक्रोम को यूज किया जाता है एज ए रेजिस्टेंस वायर। आप जो प्रैक्टिकल के अंदर यूज करते हो ना बेटा रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस वायर होता है नाइक्रोम का, या फिर इसकी जगह कॉन्स्टेंटन यूज किया जाता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में मैंने क्या बोला था, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। ये तीनों ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो, क्योंकि देखो बोर्ड वाले कहां से क्या बनाते हैं ये तो अपने को नहीं पता होता, पर ये पता हो जाता है कि सर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये हमें अंदाजा है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है अगर आपके पास रेजिस्टिविटी है, कोई वायर दे देगा, इस पर बेस्ड केस स्टडी बना देगा, कोई वायर दे देगा जिसके लिए आपको पता है आर जो होता है बेटा वो होता है रो एल बाई ए। अब आपको वायर की लेंथ भी दे देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। पहले आपको रेफरेंस टेम्परेचर देगा, फिर आपको कोई और स्पेसिफिक टेम्परेचर देगा उस मेटल का या मटेरियल का, ये दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, तो आपके पास रो आएगा। जब आपके पास रो आएगा तो रो अप्लाई करने के बाद में आपके पास रेजिस्टेंस आएगा, या इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको अलग रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा अलग टेम्परेचर पुट करके। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है, देन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बोलते हैं। अगर अपने डेफिनेशन के हिसाब से देखें देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इफ अ पोटेंशियल जो होता है वी अप्लाइड करते हैं अपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसके अंदर आई करंट अगर टी टाइम के लिए फ्लो करता है तो जो W होगा बेटा वर्क डन होगा वो आ जाएगा, जैसे V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, है ना, देन W इक्वल टू आ जाएगा VQ।
W अपने पास क्या जाएगा बेटा, VQ। अगर मान लो कंडक्टर है मेरे पास, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज अप्लाई किया V और T टाइम के लिए, देन हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा बेटा VIT। क्यों? क्योंकि W इक्वल टू VQ होता है और Q की जगह IT पुट कर सकता हूं, देन W इक्वल टू आ जाएगा VIT। और यही जो वर्क डन है वो ही अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही वर्क डन होता है। अब यहाँ पे एक नई डेफिनेशन बनती है बेटा जो आपके पास होती है पावर की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको समझ में आ गई, पावर की। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे काम करवाते हैं, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी हीटिंग इफेक्ट बेस्ड या कोई भी अपने उससे वर्क करवाते हैं। देन अगर टी टाइम के अंदर W वर्क डन हो रहा है, देन 1 सेकंड के अंदर जो होगा वो हो जाएगा W/T। जो 1 सेकंड के अंदर वर्क डन होता है उसी को पावर बोलते हैं बेटा। यानी पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क और द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या तो बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी नॉन एज पावर। देन हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू W/T। क्या बन गया बेटा? P इक्वल टू W/T। अब इससे भी अपने कई रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक तो मेरे पास बन गया सर P इक्वल टू W/T। W अभी अपने पास आया था बेटा VIT, ऐसा ही था, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। अभी W की वैल्यू अपने फाइंड की थी ना VIT, तो अपने P इक्वल टू VI भी बन गया। V इक्वल टू ओम्स लॉ बोलता है IR भी पुट कर सकते हैं। अगर अपने कंडक्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल अप्लाई करने पर I करंट फ्लो हो रहा है, देन V इक्वल टू IR, तो I स्क्वायर, इसकी जगह IR लिख देता हूं इनटू I, तो I स्क्वायर R भी पुट कर सकते हैं। देन ये दिस इज आल्सो वैल्यू ऑफ P, और I की जगह V/R भी पुट कर सकता हूं उसी ओम्स लॉ से। तो उस केस के अंदर P क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे रख देता हूँ V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है देन V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आएगा, इनटू R आ जाएगा, तो R से R कैंसिल हो गया, तो V स्क्वायर बाई R। ये भी पावर का फॉर्मूला है, 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 ये भी पावर का फॉर्मूला। डन बेटा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इससे आगे क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पावर ट्रांसमिशन से। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है बेटा, पूरा हुआ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पावर ट्रांसमिशन क्या होती है बेटा? जब भी कोई कंपनी वगैरह होती है वो पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह, या तो एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर किसी एरिया के अंदर ट्रांसमिट करती है। देन पावर ट्रांसमिशन में भी एक क्वेश्चंस बन जाता है। कैसा बेटा? कि सपोज करते हैं कि एक हमारे पास पावर स्टेशन है, ये P पावर स्टेशन ए लिख देता हूँ, पावर स्टेशन है, यहां से लेकर किसी हाउस के अंदर आप सप्लाई कर रहे हो, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो। देन ये वाला, इन दोनों के ये जो अपने पास कनेक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ RC, इसका रेजिस्टेंस मान लिया RC। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो अपने पास V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V मान लेते हैं। अब आपको पता है कि जब भी इसमें यहां से पावर ट्रांसफर होगी हाउस के लिए, H लिख देता हूं, हाउस के लिए, देन उसमें क्या होगा, जो आपने 10th में पढ़ा था जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस होगी बेटा जो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी R के, इस यानी RC के, और वो प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा T के, यानी H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आपने किस में पढ़ा था? 10th के अंदर, जूल्स हीटिंग इफेक्ट में। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब जब इस रेजिस्टेंस की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, देन इसके अंदर क्या होगा बेटा? इसके अंदर पावर वेस्ट होगी। क्या होगी? पावर होगी वेस्ट, यानी यहाँ पे पावर वेस्ट होगी PC मान लेते हैं। उस जो वेस्ट पावर है उसको अपने मान लेते हैं बेटा PC हो जाएगी। अब जो PC है, पावर की डेफिनेशन अपने पास P इक्वल टू VI है, पावर की डेफिनेशन है P इक्वल टू VI है, तो PC क्या हो जाएगा? PC अपने पास हो जाएगा बेटा VI, एंड इससे कर सकते हैं अपने
अगर V की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो PC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, PC की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू अपने पास V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। यहाँ पे हमारे पास R की जगह RC है, देन मैं यहाँ पे RC लिख सकता हूँ। देन मेरे पास V क्या आ जाएगा बेटा, V की जगह मैं पुट कर सकता हूँ I R C इंटू आई है, देन मेरे पास बन गया I स्क्वायर R C। ये अपने पास क्या आ गई, वेस्ट पावर आ गई, यानी पावर वेस्ट पावर जो है PC इक्वल टू आई स्क्वायर RC आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आई स्क्वायर RC आ जाएगा। अब अगर इस डेफिनेशन से मैं क्या करूं बेटा, इस डेफिनेशन से अगर मैं I की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा P अपॉन V आ जाएगा। ये ट्रांसमिटेड पावर है, ये पावर लॉस वाली पावर है, ठीक है। देन इससे अगर मैं I की वैल्यू पुट करूं तो P अपॉन V आएगा, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास PC इक्वल टू आ जाएगा बेटा P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर, क्योंकि I की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन V बन जाएगी। अब इस रिलेशन से ये अपने पास पावर लॉस का फॉर्मूला बन गया। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, हमारे पास पावर लॉस का फॉर्मूला है सर PC इक्वल टू P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर। अब इस केस में P क्या है, ट्रांसमिटेड पावर है, PC क्या है, वेस्टेड पावर है, ये R क्या बेटा, उस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। देन अब यहां से देखो बेटा कि जब भी आप ट्रांसमिशन करते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिशन करते हो, देन पावर लॉस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर के, यानी जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना पावर लॉस कम होगा, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा पावर लॉस कम होगा। इसलिए जब भी एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या काफी दूर अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं, देन हाई वोल्टेज में करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हाई वोल्टेज में, क्योंकि जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा तो उतनी ही कम पावर लॉस होगी। देन इसकी वजह से आपने ऐसा कुछ साइन देखा, उसके ऊपर रेड वाला डेंजर वाला साइन, अब मैं बना नहीं पाऊंगा, ऐसा करके जो भी होता है। प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो पड़े होते हैं, कंप्लीट चैप्टर आपको मिल जाता है, तो प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।